हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में क्या करेंगे? आज की क्लास में हम हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चलेंगे। मैम, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? एक पहला टॉपिक जो हम कैटर करेंगे वो है डाउन साइजिंग। क्या टॉपिक है हमारा? डाउन साइजिंग। दूसरा टॉपिक हम करके चलेंगे वीआरएस। क्या मतलब वीआरएस? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ये वीआरएस के बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हो? वीआरएस के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ज़्यादा पता चलेगा कंसेप्ट के बारे में जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे। राइट? तो इनकम टैक्स के अंदर इसके डेफिनेट प्रोविजंस है, हम वहां से इसको ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए जो हमारे एचआरएम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वीआरएस से रिलेट करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डाउन साइजिंग। मैम, डाउन साइजिंग एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ कम कर रहे हैं, साइज को कम कर रहे हैं। तो डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? डाउन साइजिंग का मतलब है रिडक्शन इन द लेबर फोर्स ऑफ कंपनी। कंपनी जब अपने जो वहां पे उसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनके जब उसके नंबर ऑफ वर्कर्स के अंदर रिडक्शन करती है, अपने नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर देती है, तो उसको हम डाउन साइजिंग कहते हैं। कंपनी ऐसा क्यों करती है? कंपनी ऐसा करती है ताकि वो अपने जो वर्कर्स है, उनको जो नहीं चाहिए वर्कर्स, नॉन यूजफुल वर्कर्स है, उनको एलिमिनेट कर सके। राइट? कंपनी इस चीज के लिए करती है। कंपनी फाइंड वेज टू improve द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी डाउन साइजिंग क्यों करती है? ताकि उससे कुछ ऐसे तरीके पता चले जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर पाए, उस जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है? उसके बाद कट कॉस्ट थ्रू इकोनॉमिक टाइम्स। क्या होता है बेसिकली कि जब रिसेशन का टाइम आता है, कंपनी के अंदर जब डाउन टाइम आता है, बेसिकली उस टाइम में कंपनी को अपने कॉस्ट जो होती है उसको रिकवर करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। से फॉर द पीरियड ऑफ कोविड, कोविड का जब पीरियड आया था, तो कितनी ऐसी कंपनी थी जो कि बंद हो गई, और कितनी ऐसी कंपनीज है जिनके पास इतना भी रेवेन्यू नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉयज को एटलीस्ट सैलरी दे पाए। बेसिकली उनकी सैलरी में भी कॉस्ट कटिंग करी थी। सो यही चीज बता रहे हैं कि डाउन साइजिंग क्यों करते हैं। अगर इकोनॉमिक टाइम्स में हार्ड टाइम्स चल रहे हैं, हमारे इकोनॉमी के अंदर हमारे हार्ड टाइम्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तब हम अपनी कॉस्ट को कट कर सके, तब हम अपनी कॉस्ट को कम कर सके। ठीक है? इसके लिए हम डाउन साइजिंग करते हैं। ठीक है? और क्यों डाउन साइजिंग करते हैं? जब मान लो हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसकी स्किल जो है वो ऑब्सोलीट हो गई, खत्म हो गई, एज टेक्नोलॉजी इज रैपिडली इन्वॉल्विंग इवॉल्विंग। क्या होती है? टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, हर स्पेयर के अंदर है। और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फास्ट मूवर है, टेक्नोलॉजी के साथ उसने अडेप्ट कर लिया, तब वो मार्केट में सस्टेन करेगी, अदरवाइज मार्केट उसको वाइप आउट कर देगी। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी स्किल्स ऑब्सोलीट हो गई है, तो उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रख के फायदा भी नहीं है कोई। अगर मान लो आप कोई आईटी इंडस्ट्री में हो, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती रहती है, रैपिड चेंजेस आते रहते हैं, बहुत डायनामिक आपकी इंडस्ट्री है, तो उस केस के अंदर आपको अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर भी ऐसी स्किल्स इनकलकेट करनी है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेटेड रहे। राइट? अगर आपको कोई एम्प्लॉय है जो कि आउटडेटेड स्किल का है, तो उसको उसकी कोई टेक्नोलॉजी, उसकी कोई नॉलेज आपके काम नहीं आएगी, वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा दो। ठीक है? एक चीज़ और, हायर करो न्यू एम्प्लॉयज़। डाउन साइजिंग का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हटा दो। डाउन साइजिंग के अंदर आप न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर सकते हो। हायर करो न्यू एम्प्लॉयज़ को फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजीज। आपके बिजनेस की जो नई नई स्ट्रैटेजीज है, जो एडवांस स्ट्रैटेजीज है, इम्प्रूव्ड है, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ बनी हुई है, मतलब एडवांस स्ट्रैटेजी है, तो अगर आपका एम्प्लॉय उस स्किल सेट को फॉलो कर रहा है, वो आपकी एम्प्लॉय में है, तो उस एम्प्लॉय को हायर भी कर लो। ठीक है? समझ में आ गया? बेसिकली डाउन साइजिंग में क्या है, हम लेबर फोर्स को कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर पाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। क्यों करते हैं? जब हमारे इकोनॉमिक टाइम्स में हार्ड टाइम्स चल रहे होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होता है, तो हम अपनी कॉस्ट को कट करना चाहते हैं। वो एम्प्लॉय जिसका स्किल सेट ऑब्सोलीट हो गया, उसको हम हटा देते हैं, और हम न्यू एम्प्लॉयज को हायर करते हैं ताकि वो इम्प्रूव बिजनेस स्ट्रैटेजीज करे, हमारे बिजनेस को और अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाए। ठीक है? इसके साथ साथ हमें, जब भी हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? हमें लेबर एडजस्टमेंट एंड रिट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट का ध्यान रखना है। इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, क्या? लेबर एडजस्टमेंट एंड रीट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट। जो भी आपकी कंट्री के अंदर एक्ट के प्रोविजंस है, इस एक्ट के प्रोविजंस को हमें फॉलो करके चलना है, इसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई भी काम नहीं करना है। अब डाउन साइजिंग के रीजन क्या है, ये देखो। कब कब हमें डाउन साइजिंग करना अच्छा होगा? कब? जब आपके पास आपके इंडस्ट्री के वर्कर्स अवेलेबल है लोअर कॉस्ट के ऊपर। बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि मान लो आपकी जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के अंदर आपको लेबरल वर्क है, थोड़ा मैनुअल वर्क है, क्लरिकल वर्क है बेसिकली, और वैसे वर्कर्स आपको लोअर कॉस्ट में मिल रहे हैं। तो जो वर्कर्स आपके पहले से इंडस्ट्री के अंदर है, जिनको आप अच्छी सैलरी पे करके, उन सबको हटा दो, लोअर कॉस्ट वाले वर्कर्स को रख लो। उसके बाद रिवेन्यू डिक्लाइन। क्या? अगर आप ज़्यादा वर्कर्स को रखोगे, ज़्यादा वर्कर्स
एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखोगे, तो आपका क्या है रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर आप उनकी डाउन साइज़िंग कर दोगे, तो आपके पास रेवेन्यू बढ़ जाएगा बिकॉज़ आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? आपका जो चीज़ से है रेवेन्यू कम होता रहेगा, आपका प्रॉफ़िट कम होएगा। पर अगर आप अपनी कॉस्ट को कम कर दोगे, तो आपके पास दिखेगा कि आपके पास प्रॉफ़िट ज़्यादा, ठीक है? अब उसके बाद दूसरी चीज़ एक तो ये, दूसरा इसका पर्सपेक्टिव क्या कह सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी के अंदर रेवेन्यू की कम इनफ्लो कम आ रहा है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कम बिक रहे हैं, आपकी कंपनी की सर्विसेज़ कम बिक रही है, आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो अगर आपका रेवेन्यू कम है, कॉस्ट उतनी ही है, मान लो आपका रेवेन्यू है 100 करोड़ का और कॉस्ट है आपके 80 करोड़ की इंक्लूडिंग ऑल वेजेस वगैरह, तो आपका कितना बचेगा 20 करोड़। पर अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, दैट इज़ 80 करोड़ रेवेन्यू है, 80 करोड़ ही आपकी कॉस्ट है, तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा 0। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आपका रेवेन्यू भी कम हो रहा है उस केस के अंदर, आपको अपनी डाउनसाइजिंग करनी चाहिए। थर्ड क्या ऑप्शन है? इफेक्टिव आउटसोर्सिंग ऑप्शन। आउटसोर्सिंग ऑप्शन का मतलब क्या है? देखो बहुत सारी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, वो काम खुद ना करके, जिस चीज़ में वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो काम खुद ना करके अपना काम आउटसोर्स कर देती है। वेदर भी कि किसी भी चीज़ का आपको हैंडलिंग वर्क करना है, कैसा हैंडलिंग वर्क कि उसको कस्टमर रिलेशन वर्क करना है या फिर अकाउंट्स मेंटेनेंस का वर्क करना है, कोई भी चीज़ का। आप देखो बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर लेट्स सपोज आप किसी की क्लासेस वगैरह भी टेक कर रहे हो, ठीक है? आप किसी की क्लासेस वगैरह ले रहे हो, तो क्या ज़रूरी है कि जो बंदे आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? वो आउटसोर्स भी हो सकते हैं। अब मैं कोई कंपनी, मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपना अकाउंट्स का वर्क आउटसोर्स कर देती हूँ, वो टीम देखती है। वो मेरी मार्केटिंग का जो काम है वो आउटसोर्स कर देती हूँ। सो बेसिकली मैं अपने पास एम्प्लॉइज़ ना रख के, अगर मेरे पास बेटर आउटसोर्सिंग ऑप्शन है कि मैं आउटसोर्स करके वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ और कम पैसों में, कम कॉस्ट में कर सकती हूँ, तब मुझे अपनी डाउनसाइजिंग करनी चाहिए। सो बेसिकली आपको 3 मेन रीज़न ध्यान रखने हैं कि डाउनसाइजिंग हम करते क्यों हैं? जब हमारी वर्कफ़ोर्स अवेलेबल है लो कॉस्ट के ऊपर, जब हमारा कांस्टेंट रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है और जब हमारे पास अच्छे आउटसोर्सिंग के ऑप्शन हैं। हमें डाउनसाइजिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना है? वर्कर्स एडजस्टमेंट एंड रिटेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं हमें उसका ध्यान रखना है। हमें एम्प्लॉय जिसकी स्किल सेट ऑब्सोलीट हो गई उसको हटा देना है, नया एम्प्लॉय लेकर आना है। इकोनॉमिक टाइम्स अगर हमारी टफ चल रही हैं, तब उसके अंदर हमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए डाउनसाइजिंग कर सकते हैं और हमें डाउनसाइजिंग उस तरीके से करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और अल्टीमेटली वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है? कुछ एग्जांपल देख लो डाउनसाइजिंग के। ओरेकल जो थी, ओरेकल ने अपने जब पीपलसॉफ्ट आया, ओरेकल ने अपने 5000 पीपल्स को क्या किया? डाउनसाइज कर दिया। 5000 पीपल को कंपनी से निकाल दिया, ठीक है? जब उसका राइवल कौन आया? पीपलसॉफ्ट आया। ऐसे ही सेम नोकिया का केस था। नोकिया ने अपने 2003 के अंदर 10,000 लोगों को निकाला। अभी रिसेंट केस गूगल का था। गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, ठीक है? तो कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने डाउनसाइजिंग करी है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो, रोल ऑफ एचआरएम इन डाउनसाइजिंग। डाउनसाइज अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर एचआरएम का क्या रोल है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है? बिकॉज़ अल्टीमेटली हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? एचआरएम। हमने डाउनसाइजिंग समझ लिया कि क्या होता है। अब एचआरएम से वो कैसे रिलेट करता है वो समझो। बेसिकली अगर जब हमें इसको आंसर करना है तो सबसे पहले हमें डाउनसाइजिंग जो मैंने आपको ऊपर ये समझाया है, इतनी तो आपको इसकी कहानी लिख देनी है डाउनसाइजिंग की, ठीक है? उसके बाद हमें क्या बताना है कि जो रिडंडेंट जॉब्स होती है, जो जॉब ज़रूरी नहीं होती, रिडंडेंट जॉब्स जो होती है, उनको एलिमिनेट करते हैं हम डाउनसाइजिंग के अंदर और जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन हैंडशेक। क्या कहते हैं हम इसको? गोल्डन हैंडशेक। अगर ये आप एग्ज़ाम में कोट करके आओगे ये वर्ड, तो एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। क्या? गोल्डन हैंडशेक। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपनी रिडंडेंट जॉब्स को हटाते हो, एलिमिनेट करते हो, तो इस टर्म को हम गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। ठीक है? आ जाओ। अब क्या देखेंगे हम देखेंगे फंक्शंस बाय एचआरएम इन डाउनसाइजिंग। जब डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, जब हम डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, तो इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि अच्छे तरीके से हमारी कंपनी के अंदर डाउनसाइजिंग हो जाए, क्या-क्या फंक्शंस फॉलो करने चाहिए, क्या-क्या काम फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉयी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए, एम्प्लॉयी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए। जब भी कोई एम्प्लॉयी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, आपको उसको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके बतानी है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके बतानी है ताकि जो र्यूमर्स के चांसेस है या फिर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा र्यूमर फैलने से, उसके चांसेस आपके कम हो जाए। जब भी कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, आपको उसको फैक्चुअल डेटा बताना है, उसको अपनी स्कीम ऑफ रिहैबिलिटेशन के बारे में इन्फॉर्म करना है कि अगर अच्छे से काम नहीं हुआ, अगर हमारे पास सरप्लस स्टाफ हुआ, तो हम आपको रिहैबिलिटेट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें क्या बताना है, अगर हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, तो एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि र्यूमर्स ना फैले और दूसरा उनको स्कीम ऑफ
रिहैबिलिटेशन के बारे में पूरी जानकारी हो। सेकंड, विन द सपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। मैम ट्रेड यूनियन क्या होती है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज है वो अपने एक यूनियन बना लेते हैं, जो कि ताकि एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर ना कर पाए, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है, एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो इसीलिए क्या होती है, एक यूनियन ही बन जाती है उन लोगों की। आपकी भी बनती है, स्टूडेंट यूनियन बनती है आपकी, राइट। तो स्टूडेंट यूनियन क्या होती है कि आप सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाते हो और अपना एक एसोसिएशन बना लेते हो कि हमारे को अगर कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई भी ना कोई डिसीजन ले, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। तो बेसिकली एक एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है कि वो अपने ट्रेड यूनियन के लीडर को कन्विंस करे कि देखो भाई, डाउन साइजिंग करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो दूसरे रेजिड्यू स्टाफ है, हम उनको भी नहीं दे सकते पैसे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका आइडिया है ना डाउन साइजिंग का, वो क्लियर होना चाहिए। एचआर मैनेजर के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो कन्विंस कर पाए ट्रेड यूनियन के लीडर को, ताकि ट्रेड यूनियन का उसको लीडर का उसको सपोर्ट मिल जाए। अगर वहां का सपोर्ट मिल गया, तब आप बहुत आराम से डाउन साइजिंग कर सकते हो। आपके उत्पाद के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी हर्डल, कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं आएगा। अदरवाइज अगर उसका यूनियन का जो लीडर है वही आपके अगेंस्ट में, तब आप डाउन साइजिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, अड़चन, कोई ना कोई लॉ प्रोविजन के बारे में उसकी अड़ंगी लगाए रखेगा, राइट। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि अगर हम डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, तो हमारा एचआर मैनेजर इतना स्ट्रांग, इतना स्किलफुल होना चाहिए कि वो ट्रेड यूनियन के लीडर का सपोर्ट जीत सके। थर्ड चीज, टेक केयर ऑफ अनसर्टेनिटीज। ऐसा ही नहीं कि आज मन किया और कंपनी से उठा उठा के एम्प्लॉयज बाहर कर दिए। आपको उनकी अनसर्टेनिटीज का भी ध्यान रखना है। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या है कि अब वो कंपनी से बाहर निकल जाएंगे, तो उनके पेमेंट के बारे में कि उनको क्या पे मिलेगा, उनके क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे, उनको किसी ऑल्टरनेट जॉब में जॉब मिल रही है, कोई ऑल्टरनेटिव जॉब उनके हैंड में है नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई असिस्टेंस मिल रही है उनसे, नहीं मिल रही है। सो बेसिकली सारी क्या है, ये सारी अनसर्टेनिटीज है। तो अगर आप कभी भी डाउनसाइजिंग कर रहे हो, तो आपको इन सारी अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, एंटिसिपेट करना है और इनका ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर रीजनेबल एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको इतना पे मिलेगा, आपके इतने रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे। बिकॉज अगर देखो, कोई भी आप डाउनसाइजिंग कर रहे हो, डाउनसाइजिंग कर रहे हो मतलब एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे हो। एम्प्लॉय जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकलेगा, तो उसके पीएफ में जितना पैसा आपने डाला था और भी जितना आपके उसकी सैलरी में से आप डिडक्ट कर करके पैसा अपने पास रख रहे थे, और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको तब देने थे, आपको वो मोटा अमाउंट एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। क्या, एक ह्यूज अमाउंट आपको एम्प्लॉय को देना पड़ेगा एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो आपको उन सारी चीजों का क्या करना है, ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। क्या, आप अपने एम्प्लॉय को, एचआर मैनेजर को इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सब्सिक्वेंट टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को इनिशिएट करवाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो उसका एम्प्लॉय है वो एक स्किलफुल एम्प्लॉय बने। क्या बने, एक स्किलफुल एम्प्लॉय बने, उसके अंदर न्यू स्किल्स की इम्पार्ट हो, बेसिकली न्यू स्किल्स उसके अंदर आए, इसके अंदर न्यू स्किल्स आए, ताकि उस बंदे को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी ऑल्टरनेटिव जॉब में डाल सकते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्लेस कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप डाउनसाइजिंग कर रहे हो, तो एचआर मैनेजर को इस चीज का ध्यान में रखना है कि वो सब्सिक्वेंट टाइम पे इंटरवल के ऊपर, सब्सिक्वेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर अपनी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएट करें, ताकि जो आपकी सरप्लस स्टाफ है उसके अंदर कुछ न्यू स्किल्स आए। जब आप उनकी डाउनसाइजिंग करो, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी और जॉब में उसको लगा लगा दो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उसको अपॉइंट करवा दो, ठीक है। लास्ट, लास्ट क्या कह रहा है आपका, प्रोवाइडिंग आउट प्लेसमेंट सर्विसेज। प्रोवाइडिंग आउट प्लेसमेंट सर्विसेज का मतलब क्या है, बेसिकली एचआर मैनेजर को प्रोवाइड करनी है आउट प्लेसमेंट सर्विसेज, जिस भी एम्प्लॉय को वो बाहर निकाल रहा है कंपनी से, ताकि वो एम्प्लॉय फाइंड कर पाए प्लेसमेंट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली उसकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो किसी और जगह पर अपनी एक सूटेबल प्लेसमेंट को फाइंड कर पाए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्लेसमेंट को फाइंड कर पाए। सो बेसिकली हमने डाउन साइजिंग में क्या पढ़ा, ये सारे पॉइंट्स तो आई गेस आपको क्लियर है। बिल्कुल ये पॉइंट्स से ही आपको इसका आंसर फ्रेम करना है। सो बेसिकली जब भी आपके पास डाउन साइजिंग का ऑप्शन, डाउन साइजिंग का क्वेश्चन आए, आपको क्या बेसिक चीजें उसके अंदर लिखनी है, मैंने वो सारी यहाँ पे मेंशन कर दी है। रीजन हमने समझ लिए कि तीन रीजन, मेन जो तीन रीजन है जिसकी वजह से डाउन साइजिंग होती है, वर्कर अवेलेबल लोअर कॉस्ट, रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, या फिर दूसरा आउटसाइजिंग का आपके पास ऑप्शन है। और क्या रीजन हो सकते हैं कि आपकी इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर टफ टाइम चल रहा है, आपको कॉस्ट कट करनी है, आपका एम्प्लॉय ऑब्सोलीट हो गया है, कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रोल क्या है कि आपको रिडंडेंट जॉब्स को एलिमिनेट करना है, जिसको हम गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। फंक्शंस क्या है जो कि एचआरएम के अंदर होते हैं जब हम डाउनसाइजिंग कर रहे हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय से अच्छी बातचीत रखनी है, ट्रेड यूनियन का हमें सपोर्ट जीतना है, अनसर्टेनिटीज का ध्यान रखना है, ट्रेनिंग देनी है, और आउट प्लेसमेंट की सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके अंदर का कंटेंट तो आइए सब बहुत आराम से खुद ही लिख लोगे, मैंने आपको ये दे दिया स्टिल कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना। क्या, कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन के बाद उसका सपोर्ट
डाउट जीतो, उसकी अच्छी टेक केयर करो, उसकी अनसर्टेनिटीज़ के बारे में कि क्या होगा, उसको ट्रेनिंग दो और आउटप्लेसमेंट की सर्विसेज़ दो, ठीक है? नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ आउटसाइजिंग। मैंने ऊपर आपको बताया कि आउटसाइजिंग क्यों ज़रूरी है, कब करनी चाहिए, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के फंक्शंस होंगे। अब उसके बेनिफिट्स क्या है? क्या बेनिफिट्स हैं? आपको याद है कोविड का पीरियड, आपके पास क्वेश्चन एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कोविड का पीरियड था, उस टाइम पे एक बिज़नेस सक्सेसफुल तरीके से चल रहा था। जब कोविड आया तो उसकी सारी लेबर जो थी उसको आपको पता है ना कि मैसिव जो क्या हुआ था, एक लेबर का माइग्रेशन हुआ था। दिल्ली में जितने भी लोग काम करते थे वो अपने-अपने होम टाउन को शिफ्ट हो गए थे। अपने होम टाउन को चले गए तो क्या हुआ, एक मैसिव प्रॉब्लम आ गई कि लैक ऑफ लेबर सप्लाई हो गई। लेबर ही नहीं मिल रही थी काम करने के लिए, ठीक है? क्योंकि सारी की सारी अपनी होम टाउन में चली गई थी। न्यू लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी, लेबर की शॉर्टेज हो रही थी। तो उस टाइम पे आप ऐसे क्या चीज़ें लगा सकते हो ताकि आप इन चैलेंजेस को मीट कर पाओ? बेसिकली हमने देखा था कि अगर जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन थी, उन्होंने डाउन साइजिंग करी, अपने एम्प्लॉइज़ को पैसे नहीं दे पाते तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ की कटिंग करी। तो बेनिफिट क्या है डाउन साइजिंग के, हम वो पढ़ के चलते हैं। इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डाउन साइजिंग समझा देना, थोड़ा सा कोविड का सीन समझा देना। मतलब बेसिकली ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप उसके ऊपर क्या कहानी बनाते हो, उसके अंदर कुछ समझने जैसा, रटने जैसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी कहानी बना सकते हो कि ये कोविड का पीरियड ऐसे चल रहा था, फिर डाउन साइजिंग करके ये बेनिफिट हो सकते थे, नहीं तो कंपनी को इतने सारे लॉसेस सस्टेन करने पड़ रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, फलाना ढिमकाना। वो आप अपनी खुद की स्टोरी मेंटेन कर लेना, अगर आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। आपको बेनिफिट ऑफ डाउन साइजिंग में क्या लिखना है वो मुझसे समझो। बेनिफिट ऑफ डाउन साइजिंग में आपको लिखना है कि डाउन साइजिंग की वजह से हमारी पैसे बचते हैं, हमारी कॉस्ट कम होती है। सेव द मनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हायर कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन मेंटेनिंग द पीपल, इन रिटेनिंग द एम्प्लॉयज, इन गिविंग पेमेंट टू द एम्प्लॉयज, ठीक है? नेक्स्ट, कट द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डिवोट मोर टाइम टू अदर एक्टिविटीज। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का साइज कट कर देते हो, बेसिकली आप नंबर ऑफ पीपल अपने लिमिटेड कर देते हो, ठीक है? लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होंगे तो जो आपकी मैनेजमेंट है उसके पास लोगों पे ध्यान देने से बेटर और भी डिसीजंस पे वो अपना टाइम डिवोट कर सकती है। अपना टाइम जो है वो और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में डिवोट करेगी रादर देन देखते रहो कि कितने वर्कर ने कितना काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, अगर एक आपका सुपीरियर है, उसके अंडर में 6 लोग हैं, और वो डाउन साइज़ होके सिर्फ़ 2 लोग रह गए, तो उसको सिर्फ़ 2 लोगों को चेक करना है उनकी वर्किंग की कैसे काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी का जितना टाइम वो अपनी अदर एक्टिविटीज़ में लगा सकता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डाउन साइज़िंग कि जो आपकी मैनेजमेंट है, वो अपना टाइम डिवोट कर सकती है दूसरी एक्टिविटीज़ पे, अगर आपके लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर, ठीक है? उसके बाद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अगर आप डाउन साइज़िंग कर रहे हो, तो एक एम्प्लॉयी के माइंड में है कि अगर मैं इनोवेट हूँ, अगर मेरे अंदर स्किल सेट है, मेरे अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं इनोवेशन तरीके से एक कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिलवा सकता हूँ, कंपनी को हमेशा कंपटीशन में अहेड रख सकता हूँ, तभी मैं कंपनी में सस्टेन करूंगा, कभी मैं कंपनी में रह पाऊंगा। तो यही चीजें रहती है कि अगर आप डाउनसाइजिंग करते हो तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो अच्छी क्रिएटिविटी इनोवेशन लेकर आती है कंपनी के अंदर, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाती है, ठीक है? उसके बाद डाउन साइजिंग की वजह से कैश का फ्लो बढ़ता है। कैश का फ्लो बढ़ता है मतलब कैश का यहाँ पे इनफ्लो बढ़ता है। इनफ्लो क्यों बढ़ता है मैम? एक चीज़ बताओ, अगर आपका इनफ्लो आ रहा था 10-100 रुपए और आप डाउन साइजिंग से पहले अपने लेबर को पेमेंट कर रहे थे 70 रुपए की, तो अल्टीमेटली कैश का इनफ्लो कितना हुआ? 30 रुपीज़। पर वही अगर आपका इनफ्लो 100 रुपए है और अब आपसे पेमेंट लेबर को कर रहे हो ओनली 20 रुपीज़, आपने डाउन साइजिंग कर ली, तो अब आपका इनफ्लो कितना है? 80 रुपीज़। सो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि डाउन साइजिंग करके कैश का इनफ्लो बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्म के पास ज़्यादा पैसा छूटता है, फर्म के पास ज़्यादा पैसा रहता है ताकि वो अदर एक्टिविटीज़ में जहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, जो अदर उसकी नीड्स डिज़ायर्स है, वहाँ पे अपना पैसा एलोकेट कर सके, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं, फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, अल्टी ऑफ कोर्स है, फर्म का रेवेन्यू 100 रुपए है, कॉस्ट उसकी 70 है, तो प्रॉफिट कितना है? 30। रेवेन्यू 100 है, कॉस्ट उसकी 20 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 80 रुपए। तो फर्म का इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, फर्म ग्रेटर प्रॉफिट्स को इंजॉय करती है। कैसे? ताकि उसकी कॉस्ट कम हो रही है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उसका कम हो रहा है, तो उसके प्रॉफिट जो कंपनी है वो बढ़ रही है, ठीक है? मैनेजेबल साइज होता है, सर्व कस्टमर एफिशिएंटली। क्या? डाउन साइजिंग करके जो साइज होता है
ऑर्गेनाइजेशन का वो मैनेजेबल हो जाता है, मतलब छोटा साइज हो जाता है। तो कंपनी जो है अपने कस्टमर को ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली कस्टमर्स को अपने सर्व कर पाती है, बिकॉज सिचुएशन मैनेजेबल होती है, प्रॉफिट कंपनी को अच्छे होते हैं। क्या अगर छोटा साइज है तो अपने कस्टमर्स को आप अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हो। फिर क्या कह रहे हैं, री इवेल्युएटिंग बिजनेस, री राइट द बिजनेस प्लान। जब आप डाउन साइजिंग कर लोगे तब आपके बिजनेस के प्लान्स को आपको री इवेल्युएट करना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस के प्लान्स को रीराइट करना पड़ेगा मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, रनिंग बिजनेस एज ऑप्टिमल लेवल। अगर आप डाउन साइज कर रहे हो तब आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे, ऑप्टिमल लेवल पे क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो। आप जितने भी चेंजेस वगैरह थे डिपार्टमेंट के अंदर, आप वो सारे चेंजेस को लेकर आ रहे हो। आप अपने बिजनेस को एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे रन कर पाओगे अगर आप डाउन साइजिंग करते हो। सो बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एक तरीके से बेनिफिट्स है। इसका ना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो आपको लर्न करना है। देखो लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक प्लेन लाइन वर्ड्स है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंसेस खुद ही बना सकते हो। डाउन साइजिंग का खुद देखो, आप एक चीज़ देखोगे ना, सारे के सारे जो है ना पॉइंटर्स वो घुमा फिरा के एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट रेवेन्यू, प्रॉफिट रेवेन्यू। देखो पैसा बचेगा, ये एक मैं आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पे क्या है, पैसा बचेगा, सेव मनी, फिर कैश का इनफ्लो बढ़ेगा, प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद मैनेजेबल साइज हो जाएगा, ये क्या है, साइज के बारे में, प्लान्स के बारे में बात कर दी। इसके अंदर ऐसे याद रख लो, प्लान्स के बारे में बात करिए, इसमें कस्टमर के बारे में बात करिए, प्रॉफिट तो ठीक है, कैश ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट ठीक है, फिर टाइम कट करेंगे, कॉस्ट कट करेंगे, साइज़ कट करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा बचेगा, क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है? उसके बाद बिज़नेस रन होगा ऑप्टिमल लेवल के ऊपर। ये बेसिकली मैंने आपको उसके अंदर ही मार्क करवा दिया कि ये वर्ड से आपको याद हो जाएगा। क्या-क्या वर्ड से याद हो जाएगा? देखो, एक तो आप कर दो मनी, पैसे बचेंगे, कैश का इनफ्लो बढ़ेगा, कैश। थर्ड चीज़ आपकी थी प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। 3 चीज़ें तो ये एक स्लॉट के अंदर आ गई। उसके बाद उसके बाद अब बात करो टाइम की, कि टाइम जो होगा मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा बचेगा, टाइम अच्छी जगह पे अदर एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट जो है वो डिवोट कर पाएगी। फिर ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल पे बिज़नेस जो हैगा वो रन होगा। बिज़नेस अपने प्लान्स बनाएगा। बिज़नेस अपने क्या बनाएगा? प्लान्स बनाएगा। बिज़नेस अपने प्लान्स को रीराइट करेगा। और कस्टमर के बारे में बात करी थी, कस्टमर आएगा हमारा। कस्टमर आएगा तो उसके साथ क्रिएटिविटी आएगी। कस्टमर आएगा तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आएगी। बताओ क्या दिक्कत थी? सिंपल ये पॉइंटर से बन गए। मैन मनी, कैश, प्रॉफिट, टाइम, ऑप्टिमल प्लान्स, कस्टमर, क्रिएटिविटी। ठीक है? ठीक है? आ जाओ अब। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वो बात करता है आईटी से रिलेटेड। ठीक है मैम, डाउनसाइजिंग तो कर दी, पर आईटी भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? आईटी समझो पहले, अगर आपको आईटी डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? टेक्नोलॉजी जो होती है हर दिन, हर टाइम इवॉल्व हो रही है। टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली इन्वॉल्विंग इवॉल्विंग एवरी टाइम। ठीक है? हर टाइम बहुत तेज़ी से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है। ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आ रहा है। सोफिया पता है सोफिया क्या है? सोफिया बेसिकली एक क्या है, रोबोटिक लेडी है। सोफिया ऐसे ही लिखते हैं शायद। ठीक है? क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो। क्या काम करती है? ऑटोमेशन का काम है बेसिकली, सारी चीज़ें ऑटोमेट होगी, रोबोट है ये, काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और उसने ना एक और अपनी सिस्टर भी बनाई है, एक छोटी सोफिया बनाई है। ठीक है? आप पढ़ोगे ना, एक यूट्यूब पे देखना तो आपको पता चलेगा। ठीक है? सो बेसिकली क्या है, ये सब दिखा रहा है आपकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, अब आपने टेस्ला देखी है। टेस्ला क्या है? एक मेजर एग्ज़ाम्पल है आपका किसका? टेक्नोलॉजिकल इवॉल्वमेंट का, आईटी का एग्ज़ाम्पल है। एक चीज़ आपको बताती हूँ, एक ना आपका फीचर आता है फ़ोन के अंदर, अभी यहाँ नहीं है, यूएस में अवेलेबल है, जो कि कह रहे थे गूगल के अब लेकर आएँगे। उस फीचर के अंदर क्या, आप सिर्फ़ बोल दो कि मुझे इस टाइम पे सैलून में जाना है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपके बिहाफ़ पे आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक कर देगा। अगर मान लो आपका वो टाइम अवेलेबल नहीं है सैलून के पास, या कुछ भी चीज़ है XYZ, तो फिर आपके बिहाफ़ पे वो एक्यूरेट टाइम खुद ही अपने माइंड में कैलकुलेट करके आपकी पूरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देगा। समझ रहे हो वो क्या है? अगर आप बोलो मेरे लिए कैब बुक कर दो, तो बंदा आपके लिए कैब बुक करके आपके ड्राइवर से बात करके सब कुछ कर देगा। तो देखो एआई किस लेवल पे जा चुका है इस टाइम पे, और सब किस लिए वजह से हो रहा है, आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हर टाइम हर पेस पे इवॉल्व हो रही है। क्या ऑटोमेशन का बहुत बिग ट्रेंड हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रहा है, ताकि ऑटोमेशन क्यों करते हैं, ताकि बिजनेस जो है वो फास्ट ग्रो करे, रैपिडली ग्रो करे, मोर इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन हम ले पाए। ठीक है? टेक्नोलॉजी के अंदर अब किस किस तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग में आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग में आ रही है, सोशल नेटवर्किंग में आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग में आ रही है। ये सारी चीज़ों के अंदर क्या हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है। ठीक है?
एग्जाम्पल्स है हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। अब क्या कह रहे हैं, आईटी कैन प्रोवाइड फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज। आईटी की वजह से हमको बिजनेस को ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ये सारी फेवरेबल चीजें, बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। या अगर आईटी है, आप खुद सोचो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, आप अपने खुद से बना सकते हो। एक चीज, बस छोटी सी चीज अपने माइंड में रखना कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं ऑटोमेशन पे वर्क करना चाहती हूँ, मैं ऑटोमेशन पे वर्क करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर ऑटोमेशन आएगा मेरी बिज़नेस के अंदर, मेरे बिज़नेस में, मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन में ऑटोमेशन आएगा, तो क्या होगा, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइज़ेशन कम्युनिकेशन। जो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है ना, वो अच्छा हो जाएगा। मैं कॉन्फ्रेंसिंग कर सकती हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, मैं ईमेल कर सकती हूँ, वॉइस चैट कर सकती हूँ। मैं अपनी कहीं भी बैठ के, इस दुनिया में कहीं भी बैठ के अपनी वर्चुअल मीटिंग कर सकती हूँ। मैं लोगों के साथ सारी चीज़ें इंटरैक्ट कर सकती हूँ, कोलैबोरेट कर सकती हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, मैं जहाँ कहीं भी हूँ। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ। मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन का कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गया, बैरियर जो था वो हट गया। मैं कहीं भी बैठ के किसी भी बंदे से, दुनिया के कोने के किसी भी बंदे से अपनी मीटिंग कर सकती हूँ, अपनी बातें कह सकती हूँ। मेरा क्या बचा? टाइम बचा, मनी बचा ट्रैवल के ऊपर। किसकी वजह से? आईटी की वजह से। कैसे? ये सारी चीज़ें, ये मैंने आपको बताई है कि ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। सेकंड, एफिशिएंट ऑपरेशंस। काम तो, बात तो अच्छी हुई, बात के साथ साथ काम भी अच्छा होएगा। मेरे डे टू डे वर्किंग के ऑपरेशंस जो है वो अच्छे होंगे। क्यों? मैं सीआरएम लेकर आऊंगी, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, सीआरएम का जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, बड़ी बड़ी जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, सीआरएम का सॉफ्टवेयर लगाती है। सीआरएम का सॉफ्टवेयर का कहता है, बेसिकली कहता है कि वो एक कांस्टेंट आपके बारे को, आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी कितनी लीड्स जनरेट हुई, आप कैसे अपना प्रमोशन कर रहे हो, आपके कस्टमर के साथ ऑल द टाइम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, राइट? कस्टमर्स के साथ कि उसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, फिर उसको कॉन्टैक्ट करेंगे कि आप देखो इसको, और चीज़ें डाइवर्सिफाई करके समझाई उसको। उसके साथ हर टाइम कॉन्टैक्ट में रहना, ये कस्टमर की लीड जनरेट हुई है, ये कस्टमर की लीड जो है अब डिसॉल्व हो गई है, इसे लीड बंद हो गई है, क्लोज हो गई है, ये न्यू लीड जनरेट हुई है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? हमारा सीआरएम का सॉफ्टवेयर हमें करके देता है। उसके बाद जो हमारे आईटी की वजह से हमने क्या किया, अपना डेटाबेस को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। हमने अपने डेटाबेस को क्या कर लिया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के हिसाब से क्या हुआ, हमें आज पता चल गया कि बेसिकली हमारा पूरा का पूरा कंपनी का डेटा इस जगह पे रखा हुआ है। हमारे ऑपरेशंस जो है वो एफिशिएंट होने लगे। जिस बंदे के पास एक्सेस है, जिस बंदे को हमने एक्सेस दिया, रोल बेस, उस बंदे, वही बंदा क्या कर सकता है, उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज कोई भी दूसरा बंदा उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैनुअली पहले हमें स्टॉक काउंट करना पड़ता था, अब हमारे पास क्या आ गया, एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टूल आ गया। इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टूल क्या, आज कंपनी से कोई भी इन्वेंटरी आएगी, कोई भी इन्वेंटरी कंपनी से बाहर जाएगी, सबसे पहले इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर अपडेट हो जाएगी। सो बेसिकली हमें मैनुअल, जो पहले हम स्टॉक काउंट करते थे, फिजिकल स्टॉक काउंट, फिजिकल वेरिफिकेशन की साल के एंड पे हमारे पास इतना स्टॉक बचा, हमें उस चीज़ की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी डे टू डे बेसिस पे इन्वेंटरी काउंट होती है। अब ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का प्रोसेस, ये जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टूल है, ये लगता कहाँ पे है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, जैसे बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज़, जहाँ पे इतनी इन्वेंटरी, वो खुद 400 बंदे भी लगा देंगे ना, तब भी इन्वेंटरी काउंट नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे क्या चीज़, टूल चाहिए हमें आईटी का, वहाँ पे हमें आईटी का टूल चाहिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट का। ह्यूमन की पावर कम लगे और हमें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। क्या आता है हमारा? बेटर कस्टमर सर्विसेज। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आईटी की वजह से हम कस्टमर को कस्टमाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, इस बंदे को क्या चाहिए। हम कस्टमर्स को ट्रैक करते हैं, कस्टमर की प्रीवियस परचेजेस को ध्यान में रख के हम उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। यही चीज़ आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले करते हैं। वो कस्टमर के प्रोडक्ट देखते हैं कि उसको पहले क्या प्रोडक्ट था, उसने क्या प्रोडक्ट पहले परचेज कर रखा, और उससे एसोसिएटेड कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं। अब मान लो, आप एक छोटी सी चीज़ बताओ, आप कोई भी, मान लो कोई भी सॉप लेने जा रहे हो, एक सॉप आप सर्च कर रहे हो अमेजोन के ऊपर, आप सॉप, आपको जो भी सॉप्स चाहिए, उसको लक्स की चाहिए, डेटॉल की चाहिए, कोई भी सॉप चाहिए आपको, वो साबुन सर्च करने के बाद आप नीचे देखते हो ना, तो उसके साथ टूथब्रश भी अटैच होता है, और उसके साथ एक परफ्यूम भी अटैच होता है, बॉडी वॉश भी अटैच होता है, कहता है कॉम्बो जो है आपका 1000 में। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, वो बेटर कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये तो खरीद रहे हो, इनके साथ ये 4 प्रोडक्ट भी खरीद लो, आपको सारे 1000 रुपए में मिल जाएँगे। तो क्या कर रहे हैं, कस्टमर की परचेज़ को ट्रैक करके उसको अपने और प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली कस्टमर सारे खरीद ले और उनका रेवेन्यू बढ़ जाए, ठीक है? समझ में आ गया बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर कस्टमर सर्विसेज क्या कहना चाह रहे हैं ये? कस्टमर को इम्प्रूव सर्विसेज दो। ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा ये चीज़ करता है। कस्टमर की प्रीवियस परचेज़ेज़ का ट्रैक रखो, कस्टमर के नीड्स का ट्रैक रखो, और उसके साथ उसको प्रोडक्ट्स चिपका के दे दो। ठीक है?
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी हमारा आईटी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाम सुना आपने ईआरपी का? ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो कि एंटरप्राइज को एक बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? जितने भी एंटरप्राइज के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, किसके? सेल्स के, मार्केटिंग के, इन्वेंटरी के, आपके प्रोडक्शन के, आपके फाइनेंस के, जितने भी आपके एंटरप्राइज के अंदर फंक्शंस होते हैं ना, सारे के सारे कोलैबोरेट करके एक सिस्टम में डाल दिए, जो कि कहते हैं ईआरपी। सारे के सारे कोलैबोरेट करके एक सिस्टम में डाल दिए, जो कि कहते हैं ईआरपी। ईआरपी का काम क्या है? एक बिजनेस को बताना कि उसके लिए एक बेटर डिसीजन क्या है। वो बिजनेस के परफॉर्मेंस का डेटा आपको रियल टाइम पे सर्व करता है, ताकि बिजनेस एक इन्फॉर्म डिसीजंस को ले पाए। बिजनेस का डेटा रियल टाइम पे आपको देता है। जिस चीज का आपको डेटा चाहिए ना, आपको एक ऑनलाइन डैशबोर्ड दे दिया जाता है। उसमें आप देख लो कि कितनी कस्टमर्स की सेल है, क्या सेल्स है, क्या मार्केटिंग है, क्या फाइनेंस है, इन्वेंटरी क्या है, ट्रेंड क्या है, सब कुछ एक डैशबोर्ड पे आपको लाके दे देगा। दैट इज ईआरपी। ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ? आपके एक्सपेंसेस कम हुए। आपके एक्सपेंसेस कम हुए। आपके अंदर जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ले पाए। उसके बाद बिजनेस कल्चर एंड क्लास रिलेशन। बिजनेस कल्चर एंड क्लास रिलेशन क्या कहते हैं चीज़? ये कह रहे हैं, ये बंदे एक बात कह रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब एक बंदे, ताकि उनके बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, डिस्ट्रस्ट ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ताकि टीम जो है वो डायनामिक तरीके से बात कर पाए, ईजिली कम्युनिकेट कर पाए। अब एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, मान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? अब उसके कुछ बंदे, उसका एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच उसकी कोलकाता में, एक ब्रांच उसकी असम में, किसी भी जगह पे हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होंगे। वो अपने बीच में डिस्ट्रस्ट ना दिखाए, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ताकि जो बिजनेस है, वो जो बिजनेस है उसके जो लोग हैं, वो डायनेमिक तरीके से अपने आप को ईजिली कम्युनिकेट कर पाए। बेसिकली हमने इसके अंदर क्या बोलना है? कम्युनिकेशन आसानी से हो पाए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लोग जो होते हैं, डिफरेंट कल्चर के होते हैं, डिफरेंट क्लास के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी की। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी। एक बात बताओ, सिक्योरिटी क्या? आपके फ़ोन के अंदर आज कौन-सा ऐसा बच्चा जो अपने फ़ोन के अंदर पासवर्ड नहीं लगा के बैठता? चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, पासवर्ड तो मैंडेटरी है, हर बच्चा लगा के रखता है। किस लिए? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि कोई मेरी परमिशन के बिना खोल ना ले। कोई मेरी परमिशन के बिना खोल ना ले। मतलब आज एक छोटे से बच्चे को लेकर एक बड़ी-सी कंपनी, सबको क्या है? सिक्योरिटी के थ्रेट्स है। सिक्योरिटी से डर लगता है कि अगर सिक्योर नहीं किया, तो कोई कुछ भी देख लेगा। तो वही चीज़ है कि सिक्योरिटी एक बिज़नेस, हर बिज़नेस लगा के चलता है। हर बिज़नेस सिक्योरिटी लगा के चलता है, ताकि वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, अपने कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस उसके लीक ना हो पाए, और उसके प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन सेफगार्ड रहे। अब एक बात बताओ, कोक का फ़ॉर्मूला है। कोक का जो फ़ॉर्मूला है ना, कोक अपने फ़ॉर्मूले के लिए पता नहीं कितने बैरियर्स लगा के रखता है। किसी को भी नहीं पता, उस कमरे में घुसने देता है जहाँ पे उसका फ़ॉर्मूला रखा हुआ है। क्यों? सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से। अगर कोई बंदा, कोई भी बंदा कोक का फ़ॉर्मूला चुरा के वैसी-सी बना के रख लेगा, कोक का धंधा खत्म। जो इतनी बड़ी वो कंपनी चल रही है, इतने साल पुरानी कंपनी चल रही है, वो तो 1 सेकंड में शट डाउन हो जाएगी। क्यों? सारी चीज़ किसकी है? सारी चीज़ उसकी इस फ़ॉर्मूले की है। अगर वो फ़ॉर्मूला ही चोरी हो जाएगा, सिक्योरिटी उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, कुछ नहीं होएगा उस फ़ॉर्मूले के अंदर, तो बेसिकली क्या करोगे आप? सो हमें सिक्योरिटी में ध्यान देना है। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो हमें अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स देती है, अलग-अलग तरीके देती है, ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को, अपने प्रोडक्ट की सिक्योरिटी को, अपनी कंपनी के डिसीजंस को क्या कर सकें? सेफगार्ड कर सकें। ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखो, नॉर्मल मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी रिलेट कर देती हूँ। अगर आप चाहो तो अपने पेपर के अंदर ना एग्ज़ाम्पल भी कोट करके लिख देना, ठीक है? फिर हम बात करेंगे रिसर्च कैपेसिटी की। किसकी बात करी हमने? रिसर्च कैपेसिटी की। क्या कह रहे हैं? जो इंटरनेट है, इंटरनेट की वज़ह से हम किसी भी मार्केट में जाके वर्चुअली ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं लगेगी। इंटरनेट की वज़ह से हम रिसर्च कर सकते हैं। इंटरनेट हमें ऐसी ताकत देता है कि हम दुनिया के किसी कोने में जाके कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं। लोगों की मार्केट में घूम सकते हैं वर्चुअल वर्चुअल तरीके से। कैसे? अब एक बात बताओ, इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट में क्या करते हैं, आप अपनी जॉब लीड्स वगैरह डालते हो। उसमें आप कहाँ-कहाँ के लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। मान लो अगर आपको कोई सामान बेचना है, तो अगर किसी को बायर को आपको सामान खरीदना है, कहाँ-कहाँ से आपका बायर आता है वो? क्या है? बेसिकली वर्चुअल मार्केट्स में। अब आप यूट्यूब वगैरह है, अब अपने घर पे बैठे-बैठे आपको आज पता है कि यूएस के इस मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट इतने का बिक रहा है। कैसे?
वर्चुअली आप ट्रैवल कर लेते हो इंटरनेट की वजह से। नेक्स्ट, इनोवेशन इन बिजनेस। क्या करता है आईटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी जो एप्लीकेशंस है उनको कोशिश करता है कि वो स्मार्ट बने, इम्प्रूव बने, फास्टर उनकी प्रोसेसिंग हो। हर बंदा चाहता है। अब एक बात बताओ, आज एक कंप्यूटर है जो कि 10,000 का है, और वही कंप्यूटर है जो कि एप्पल का ही प्रोडक्ट ले लो, आज एक एप्पल का प्रोडक्ट नॉर्मल 50,000 का, और वही एप्पल का प्रोडक्ट 2 लाख का है। डिफरेंस किस चीज़ का आएगा? सिर्फ प्रोसेसर का। तो हर कंपनी चाहती है कि उसकी जो प्रोसेसिंग हुए वो बिल्कुल फास्ट तरीके से हुए। कहीं भी टाइम इज मनी, टाइम की वजह से कहीं भी टाइम शॉर्टेज ना हो हमको। बेसिकली टाइम शॉर्टेज का मतलब क्या है कि टाइम की कहीं भी कमी ना हो हमको, हम कम से कम टाइम के अंदर बहुत से बहुत काम कर ले। आज सबसे बड़ी चीज जो होती है आईटी के अंदर वो क्या है? प्रोसेसिंग की ताकत। जितनी जल्दी जो चीज प्रोसेस हो पाएगी उतना उसका ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है, उसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रूव्ड मार्केटिंग की। इम्प्रूव मार्केटिंग क्या है? आईटी की वजह से हमारी मार्केटिंग इम्प्रूव हो रही है। बेसिकली आपको पता है गूगल प्रमोशन। गूगल प्रमोशन जानते हो क्या होता है? बेसिकली जितनी भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह होती है वो गूगल को पैसे देती है, प्रमोशन कराती है, ताकि कोई भी बंदा उसकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी नाम लिखे तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट दिखे। सेम यूट्यूब में भी होता है, सेम फेसबुक में भी होता है। सबके अपने प्रमोशंस होते हैं जिसको हम एडवर्टीजमेंट मेथड कहते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑपरेशन, फेसबुक पे कराते हैं। क्या करते हैं बेसिकली? फेसबुक वालों को, जस्टाइल वालों को, किस चीज़ को? आपके लिंक्डइन पे भी प्रमोशन होता है। किस चीज़ को? उनको पैसे देते हैं। पैसे देने का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा उससे रिलेटेड कोई नाम लिखे तो सबसे पहले उस बंदे की प्रोफाइल, सबसे पहले उस बंदे का जो काम है वो हाईलाइट हो। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कंपेटिटिव एडवांटेज की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है एक बिजनेस को एक फर्स्ट मूवर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए। क्या? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। बेसिकली क्या? प्रोएक्टिव। सबसे पहले प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, ताकि वो आईटी का यूज़ करके अपने नए-नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर पाए, मार्केट के अंदर अपना सबसे पहले स्टैंड ले पाए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा पाए। ठीक है? सो बेसिकली ये क्या है? एक तरीके से ये आईटी के क्या है? बेनिफिट्स है, अपॉर्च्युनिटीज़ है जो कि आईटी हमको देके चलता है। ये ईज़ी है, आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपको सिर्फ एक बार ध्यान से सुन लेनी है। सुन के आपको सारे रिवाइज़ हो जाएँगे। देखो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। सबसे पहले क्या? आईटी खुद से ऊपर का कुछ भी याद हो तो खुद से बता दो। आईटी क्या करती है मैम? कम्युनिकेशन अच्छा करती है लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन मतलब आज मैं कहीं भी बैठ के कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ किसी भी मेथड के थ्रू। मेरे को मैम एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। क्या देती है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, ताकि मैं फर्स्ट मूवर स्ट्रैटेजी उठा पाऊँ। और क्या करती है मैम? मैं कहीं भी बैठ के कुछ भी चीज़ वर्चुअली मार्केट में ट्रैवल कर सकती हूँ। मुझे क्या देती है मैम? रिसर्च करने की पावर देती है, रिसर्च कैपेसिटी देती है। मेरी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। मेरे फ़ोन में सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। उसके बाद क्या करती है मैम? मुझे बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कैसे मैम? मेरे पास ईआरपी का सॉफ्टवेयर बना देते हैं। मेरा कस्टमर्स का एक्सपीरियंस, कस्टमर मैम कस्टमर मत भूलो, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनको प्रोडक्ट्स लगा के देती है, उनकी प्रीवियस जो उन्होंने परचेज करी है उसके हिसाब से कस्टमर की ट्रैकिंग करती है। ठीक है? और क्या करती है मैम? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा होता है ये तो, और कस्टमर हमारे ऑपरेशंस अच्छे होते हैं, हमारे मैम ऑपरेशंस अच्छे हो जाते हैं। कैसे? मैम इन्वेंटरी मैनेजमेंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है? हमारे पास सीआरएम का सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस अच्छे होते हैं। तो मैम ये सारी चीज़ें हम करके चलते हैं। क्या ये सारी चीज़ों को आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी हुई? इन सब चीज़ों को आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी हुई? इन्हीं सब चीज़ों से पॉइंटर्स बने हुए हैं आपके। ईज़ी? ठीक है? अच्छा, अब जो हमारे क्लास का सेकंड टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या टॉपिक है हमारा? वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। समझो वीआरएस क्या कह के चलता है? वीआरएस कहता है कि आप अपने सरप्लस लेवल को रिमूव करो। डाउन साइजिंग था ना, डाउन साइजिंग से ही रिलेट करता है हमारा वीआरएस। वीआरएस क्या होता है? बेसिकली एक आपकी स्कीम है जिसके अंदर आप अपने सरप्लस लेवल को हटा देते हो, ताकि आप अवॉइड कर पाओ अपनी रेज़िंग कॉस्ट को, कंपनी की जो कॉस्ट बढ़ रही है उसको अवॉइड कर पाओ। जो एक मेजर डिफरेंस होता है डाउन साइजिंग और वीआरएस में क्या है? बेसिकली डाउन साइजिंग में आप अपने लोगों को हटा रहे हो और आप न्यू लोगों को रख सकते हो। वीआरएस के अंदर अगर आप अपने लोग को हटा दिया तो आप न्यू एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो पर्पज ही सॉल्व नहीं हुआ ना। आप एक चीज देखो, आप लोगों को हटा रहे हो ताकि आपकी कॉस्ट होगी वो कम हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो जाए आपकी। ठीक है? आप फिर लोगों को हटा के फिर से लोग रख लोगे तो आपकी कॉस्ट तो वैसी की वैसी हो जाएगी, तो वीआरएस का पर्पज सॉल्व नहीं होगा। आप समझो, वीआरएस क्या होता है? रिमूव करने में सरप्लस लेवल लेबर, ताकि हम कॉस्ट को अवॉइड कर सके। वीआरएस जो होगा ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए, दैट इज हम उन लोगों को हटाएंगे जो कि ओल्ड है, जिन्होंने काफी साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है। और काफी साल का मतलब क्या है? कम से कम 10 ईयर्स और मोर, या फिर 40 साल से या उससे ऊपर की एज है उनकी। 10 साल या से ज्यादा का उन्होंने काम किया है, कंप्लीट कर लिया 10 ईयर्स और मोर, या फिर उनकी एज जो है वो 40 ईयर्स और मोर है। ठीक है?
ठीक है? अब वीआरएस में हम क्या कर रहे हैं, वीआरएस में हम एक बंदे को जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयी को, उसको हम दे रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट बेनिफिट। उसको हम क्या दे रहे हैं, रिटायरमेंट के पहले, उसकी रिटायरमेंट से पहले हम उसको क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं और कुछ और अमाउंट भी देते हैं जब वो छोड़ के जाते हैं हमारी कंपनी को। सो बेसिकली हम 2 चीज़ें दे के चल रहे हैं, एक तो अर्ली रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं और कुछ और अमाउंट भी दे रहे हैं जब वो छोड़ के जाएँगे। अच्छा, एक चीज़, वही चीज़ मैंने आपको बताई, वीआरएस की वैकेंसी फ़िल्ड अप नहीं होगी। वीआरएस की जो वैकेंसी है उसको आप फिल नहीं कर सकते हो। जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के किसी और डिपार्टमेंट में कहीं भी अपॉइंट नहीं होगा। द रिटायरिंग एम्प्लॉय कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी अदर कंपनी ऑफ सेम मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कंपनी होगी उसके अंदर वो जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है वो अपॉइंट नहीं होगा। अमाउंट रिसीव नॉट एक्सीड, जो उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट पे अमाउंट जो मिलेगी रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से, वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने साल उसने आपकी कंपनी में काम किया उसकी 3 महीने की सैलरी, 3 मंथ सैलरी हर उस साल के लिए जो कि उसका कंप्लीटेड ईयर है आपकी कंपनी के अंदर, उतनी उसको क्या मिलेगी, वॉलंटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? क्या पढ़ा हमने? सरप्लस लेबर को हटाना है, कॉस्ट कम होगी हमारी, एम्प्लॉय होना चाहिए वो पुराना एम्प्लॉय होना चाहिए, उसको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे और कुछ अमाउंट भी मिलेगी। कितना पुराना? जिसने 10 साल आपकी कंपनी में दे दी या फिर 40 साल से ज़्यादा की एज का है। वैकेंसी फिल्ड अप नहीं होगी, वो एम्प्लॉय आपके सेम मैनेजमेंट की किसी और कंपनी में नहीं जाएगा। कितनी पैसे देंगे? 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कैसे कैलकुलेट करना वो आपका पार्ट नहीं है, वो आपके इनकम टैक्स का पार्ट है, उसको आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब रीज़न्स क्या है वीआरएस के? वॉलंटरी रिटायरमेंट आप करते क्यों हो? रीज़न समझो, रिसेशन ऑफ बिज़नेस, इकोनॉमिक में क्राइसिस आ गई, इकोनॉमिक टाइम में क्राइसिस आ गई, रिसेशन आ गया आपके बिज़नेस के अंदर, तब वीआरएस करोगे। डाउन साइज़िंग करनी है, कम करने हैं लोग, तब करोगे। आपकी कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो वो चाहेगी कि मैं लोग हटाऊँगी या मेरी कंपनी होगी, मैं जैसे मर्ज़ी करूँ। आपकी कंपनी के साथ किसी ने मर्जर कर लिया, 2 लोग इकट्ठे हो गए, मिल गए। टेक ओवर का मतलब क्या है कि ए और बी 2 कंपनी थी, ए ऑक्यूपाइड बी, टेक ओवर हो जाना। मर्जर मतलब ए और बी मिल जाना। वोडाफ़ोन इंडिया, वीआई, वोडाफ़ोन आइडिया का क्या हुआ है? मर्जर हुआ है। टेक ओवर क्या हुआ है? टेक ओवर मतलब कोई कंपनी, बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को अपने अंडर ले लेती है। ठीक है? नेक्स्ट, बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस, जब अपने पूरे के पूरे बिजनेस को चीर फाड़ करके, बेसिकली बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे बिजनेस को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हो, बिजनेस को री इंजीनियर कर देते हो, मतलब ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट कर देते हो बिजनेस के अंदर, सब कुछ चेंज कर देते हो। तब हम अपने वीआरएस की स्कीम लगाते हैं, अपने पुराने इंप्लॉयज को, जो पुराने इंप्लॉयज आउटडेटेड हो चुके हैं, कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, उन सबको हटा देते हैं। प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी आपकी ऑब्सोलीट हो गई है, ऑब्सोलेंस आ गई आपकी प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में, तब आप वीआरएस लगाते हो। अब प्रोसीजर क्या है बेसिकली, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम करनी है तो? सबसे पहले आपको एक सर्कुलर को इश्यू करना पड़ेगा जो कि कम्युनिकेट करेगा कि कंपनी जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अपने एम्प्लॉयज के लिए लेकर आना चाहती है। ठीक है? जिसके अंदर आप रीजन दोगे कि आप डाउन साइज कर क्यों रहे हो, आपको उसके वैलिड रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या, कि आपकी कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, बिजनेस री इंजीनियरिंग हो रही है, कुछ ऑब्सोलेंस आ गया, पैसे नहीं है कंपनी के अंदर, जो भी है, आपको सबसे पहले एक सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम वीआरएस कर रहे हैं। उसके बाद उसके रीज़न्स देने पड़ेंगे उसके अंदर कि क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमको उसको मेंशन करना है कि एलिजिबिलिटी क्या है लोगों की, कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको और बता दी कि एक जो बंदा है उसने 10 इयर्स कंप्लीट करे होने चाहिए और 40 इयर्स उससे ज़्यादा की एज का होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी कंपनी बता के चलेगी। उसके बाद कंपनी को बताएगी कि कंपनी एम्प्लॉयी को बताएगी कि देखो आपका राइट है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप इस चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद अगर एम्प्लॉय आपका एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उसको बताना है कि आपके ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, आपको ऐसे-ऐसे मिलेगा, आपको उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बताने हैं। अच्छा, फिर आपको बताना है कि डेट, जिस दिन ये स्कीम जो है वो चालू होगी, जिस दिन ये स्कीम ओपन होगी उसकी आपको डेट बतानी है। आपको टैक्स इंसिडेंस अपने एम्प्लॉय को समझा कर चलना है कि हम जो आपको वीआरएस पे पैसा देंगे उसका टैक्स इंसिडेंस क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, वो आपको बताना है कि 5 लाख तक, 5 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट, जब तक वो टैक्स फ्री है। उसके बाद जो है आपके उसको टैक्स लगने लग जाएगा। अब एक चीज़ और बताती हूँ, अब जो आपकी न्यू टैक्स स्कीम आई है, न्यू टैक्स स्कीम के हिसाब से अब आपकी जो ओल्ड टैक्स स्कीम थी वो रिप्लेस हो गई है। न्यू टैक्स स्कीम के हिसाब से अब 7 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है? वो वीआरएस से रिलेट नहीं कर रहा आपका, ये मैंने आपको ऐसी जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। इसकी आप डिटेल नॉलेज पढ़ना अपनी इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है? अब टैक्स इंसिडेंस मैंने आपको बता दिया क्या?
कंपनी को बता के चलना अपने एम्प्लॉयी को जो कि वीआरएस को ऑप्ट कर रहा है कि देखो 5 लाख ही मैक्सिमम लिमिट है जब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद आपको उस चीज़ के ऊपर टैक्स भी लगेगा। उसके बाद नॉट एलिजिबल इन फ्यूचर फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपको उस बंदे को एम्प्लॉयी को ये भी बता के चलना है कि आप हमारी कंपनी में या हमारे से एसोसिएटेड कोई भी मैनेजमेंट की कंपनी में आप कभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हो। आप एलिजिबल नहीं हो हमारी कंपनी में फ्यूचर में किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। एक बार निकाल दिए गए तो फिर इस कंपनी में नहीं आओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉयी को समझा के चलनी है। उसके बाद रीज़न्स मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर बहुत ईज़ी है। सर्कुलर देना है, रीज़न बताने हैं, एलिजिबिलिटी बताओ, उसको उसका राइट बताओ, उसको वो बेनिफिट्स बताओ क्या मिलेंगे, किस दिन चालू होगा, टैक्स इंसिडेंस समझाओ और बता दो ना कि आप फ्यूचर के बाद आप एलिजिबल नहीं होगे कंपनी में काम करने के लिए। अब मेरिट समझो वीआरएस के क्या है और डीमेरिट समझो वीआरएस के क्या है। मेरिट्स क्या है? नो लीगल ऑब्स्टैकल इन इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वीआरएस को करने के लिए कोई भी आपको ऐसा कोई लीगल ऑब्स्टैकल नहीं है, हर्डल नहीं है, कोई भी ऐसे डिटेल फाइलिंग नहीं है, कंप्लायंसेस नहीं है जो कि आपको फॉलो करने हैं। डीमेरिट क्या है? अनसर्टेनिटी अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के मंच में अनसर्टेनिटी हो जाएगी, एम्प्लॉयज थोड़े से हेजिटेट होते हैं कि मैं कंपनी में काम कर रहा था, वो अनसर्टेन नेचर का अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे। फिर इसके बाद मेरिट क्या है? मोर अट्रैक्टिव फाइनेंशियल कंपनसेशन, क्या बेसिकली है आपको एक फाइनेंशियल कंपनसेशन बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। आप कंपनी में 3-3 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए कमा रहे हो, 40-40 हज़ार रुपए कमा रहे हो, एकदम से आपको कंपनी लाखों रुपए दे रही है कंपनी से रिटायरमेंट लेने पे। कंपनी से रिटायरमेंट लेने पे कंपनी आपको लाखों रुपए दे रही है, तो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल कंपनसेशन आपको एक तरीके से मिल रहा है। कहाँ आप महीने के 30 हज़ार रुपए कमा रहे हो, कहाँ आप एक झटके के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हो, तो वो चीज़ बता रही है। ठीक है। नेक्स्ट मेरिट क्या है हमारा? फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाइज टू दोज डिपार्टमेंट एक्सेस मैन पावर, वीआरएस आप उसी डिपार्टमेंट में कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी एक्सेस मैन पावर है, जहाँ पे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपकी सेविंग्स होती है या फिर जो आपकी एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो कम होती है। सेविंग होती है एम्प्लॉय कॉस्ट में, आपकी एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है वो कम होती है। ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे? जब आप याद करो कंपनी का मैंने आपको पीएनएल बनवाया था, कंपनी का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे तो उसके अंदर हम एक हेड लिखते थे एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से। ठीक है। तो वो वाला जो आपका हेड है वहाँ पे आपकी सेविंग्स होगी, आपका वो एम्प्लॉय कॉस्ट वाला फिगर जो है वो कम होगा। डीमेरिट्स पे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज़ के बीच में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, एम्प्लॉयज़ के बीच में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। और उसके बाद ट्रेड यूनियन जनरली प्रोटेस्ट डिस्टर्ब्स नॉर्मल ऑपरेशन, बेसिकली क्या कह रहे हैं? ट्रेड यूनियंस जो होते हैं ना जनरली मना कर देते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं करवाना है, वीआरएस वगैरह सिस्टम मत लेकर आओ, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये लोग क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो बेसिकली ट्रेड यूनियंस क्या देखते हैं? जनरली प्रोटेस्ट कर लेते हैं। ट्रेड यूनियंस बनते कैसे? ट्रेड यूनियंस लोगों का ही तो एसोसिएशन होता है, ट्रेड यूनियंस आपके लोगों का ही तो एसोसिएशन होता है, वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से स्कीम जब हम इंट्रोड्यूस करें तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? सम कैपेबल एम्प्लॉयज में ऑल्सो अप्लाई फॉर सेपरेशन, कहना चाह रहे हैं जब हम वीआरएस की स्कीम कंपनी में अनाउंस करते हैं ना, जो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं ना कंपनी के, वो कभी कभार अप्लाई कर देते स्कीम के लिए, जिसकी वजह से ना मैनेजमेंट को एम्बेरसमेंट होती है कि यार लोगों के बीच में ऐसा होता है कि यार देखो कंपनी का इतना अच्छा एम्प्लॉय वो कंपनी को छोड़ना चाह रहा है, तो एक मैनेजमेंट के लिए एम्बेरसमेंट वाली बात होती है कि कंपनी के कुछ गुड कैपेबल कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंपनी से अलग होना चाहते हैं, मैं ऑल्सो अप्लाई फॉर सेपरेशन। फिर सीवियर कॉस्ट आर हैवी, सवरेंस कॉस्ट आर हैवी, बेसिकली कहने का मतलब क्या है? जब आप वीआरएस कर रहे हो तो वीआरएस के टाइम पे जो आप उनको पैसा देना है ना, वो मोटी पैसा देना है, एक मोटा अमाउंट देना है उनको, एक ह्यूज लमसम देना है। ठीक है। तो सवरेंस कॉस्ट जो होगी वो कंपनी के लिए हैवी हो जाती है। ऑल्दो कंपनी से वो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, निकल के जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, पर रिटायरमेंट के टाइम पे उसको जो पैसा मिल रहा है ना, वो कंपनी को बियर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा वीआरएस क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद हम कुछ 2-3 शॉर्ट नोट्स देखते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या? बेसिकली 1-2 पॉइंट्स हैं, मान लो थोड़े से नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, तो फिर वो देख लो क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। ठीक है? सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम एक्स ग्रेशिया अमाउंट की, फिर हम बात करेंगे मिनिमम ग्रेशिया अमाउंट का, फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम एक्स ग्रेशिया की। ठीक है? एक्स ग्रेशिया का कहते हैं कि फॉर एम्प्लॉइज ऑप्टिंग फॉर वीआरएस, वो लोग जो कि वीआरएस को ऑप्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली अमाउंट कैसे निकलेगी? ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगी? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस एंड रिमेनिंग शेल नॉट एक्सीड 33। बेसिकली आपका जो भी एम्प्लॉय, मैंने आपको क्या बताया था? 3 मंथ सैलरी इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, तो वो कह रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है ना और जो रिमेनिंग ईयर्स है वो 33 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा 33 साल से ज्यादा अपनी नहीं दिखा सकता कि मैंने इसके अंदर काम किया और उसके अकॉर्डिंग वीआरएस ले सकता है। अगर 33 साल से ज्यादा उसने काम किया, 33 सालों से ज्यादा उसने काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, एडिशनल ईयर्स काम करे, 34-35 करे, तो कोई वेटेज नहीं दी जाएगी फॉर एडिशनल ईयर्स, कोई वेटेज नहीं दी जा पाएगी जो ऊपर के उसने एडिशनल सर्विसेज करी हैं। ठीक है। उसके बाद फॉर द पार्ट ऑफ ईयर नंबर ऑफ डेज वर्क कैलकुलेट ऑन थ्री बेसिस ऑफ 365 डेज, अगर मान लो उसने कोई भी, अगर मान लो कोई भी बंदे ने अगर वीआरएस के लिए ऑप्ट करा और उसने पूरा साल कंप्लीट नहीं किया, पार्ट ऑफ द ईयर काम किया, तो उसके नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे? 365 के बेसिस पे निकालेंगे हम इसके नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। उसके बाद मिनिमम ग्रेशियो अमाउंट कैसे निकालेंगे?
एक्स ग्रेशिया मिनिमम ऑफ, क्या कह रहे हैं, जो ये ऊपर की अमाउंट है वो मिनिमम होगी आपकी 25,000 रुपीज और 250 डेज एम्यूलमेंट्स एम्यूलमेंट्स का मतलब क्या होता है, बेसिक पे प्लस डीए। हर एम्प्लॉय को सैलरी वाला जो चैप्टर इनकम टैक्स में पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज हर एम्प्लॉय को दो चीजें मिलती है। एक तो बेसिक पे विच इज सैलरी, प्लस दूसरा उसको डीए। डीए का मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। कि इसका क्या मतलब होता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक जो बंदा है उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी मिल रही है, कि सोसाइटी के अंदर रैपिडली बेसिस पे हर रोज इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए जो उसको ओवर एंड अबव सैलरी मिलता है उसको हम डीए कहते हैं। क्या, ओवर एंड अबव जो उसको बेसिक पे मिलता है उसको हम डीए कहते हैं, जो कि उसको इन्फ्लेशन को मेट करने में एडिशनल जो उसको पर्क्स पैसे मिल रहे हैं, अलाउंस मिल रहा है, उसको कहते हैं। लास्ट, मैक्सिमम एक्स ग्रेशिया कैसे निकालते हैं, एक्स ग्रेशिया कैन नॉट एक्सीड। ऊपर कहते हैं मिनिमम एक्स ग्रेशिया, एक्सग्रेशिया इससे कम नहीं होना, इससे कम नहीं हो सकता। और मैक्सिमम एक्सग्रेशिया का मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा, बेसिक पे प्लस डीए एट प्रिवेलिंग लेवल। इस लेवल पे बेसिक पे कितना मिल रहा है, मान लो 20,000 रुपये मिल रहा है उसको, डीए कितना मिल रहा है, मान लो 2,000 रुपये मिल रहा है। डीए क्या, आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए जो एडिशनल अलाउंस कंपनी देके चलती है अपने एम्प्लॉय को, उसको डीए कहते हैं। इनटू में नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, जितने साल उसको काम करना था उसके नंबर ऑफ मंथ, ईयर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको बस आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट है, बस एक बार ध्यान रख लेना कि एक्स ग्रेशिया अमाउंट होती है, एक मिनिमम होती है, एक मैक्सिमम होती है। मिनिमम की लिमिट क्या है आपकी 25,000 और 250 डेज एमोलमेंट्स। मैक्सिमम की क्या है आपकी, बेसिक पे प्लस डीए इनटू में नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, ठीक है। मेरिट्स, डीमेरिट्स मैंने आपको क्लियर कर दी है। मेरिट्स डीमेरिट्स इजी है, सब कुछ ओके है, राइट। ठीक है, ईज़ी है ये पूरा का पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। वीआरएस पढ़ा हमने, आईटी की पढ़ी, आईटी की चीज़ मैंने आपको यहाँ से रिवाइज़ कर लेना है, इससे मैंने आपको ईज़ी कर दी है। बेनिफिट्स ऑफ डाउन साइजिंग आप इससे कर लेना अपनी रिवाइज़। उसके बाद डाउन साइजिंग मैंने आपको समझाया, डाउन साइजिंग बहुत ईज़ी है, इसके फंक्शंस देखे थे हमने। फंक्शंस भी हमने बताए थे कि कम्युनिकेट करना है, ट्रेड यूनियन का सपोर्ट जीतना है, अनसर्टेनिटीज़ देख के चलनी है, ट्रेडिंग प्रोवाइड करनी है और आउट प्लेसमेंट की सर्विसेज़ उसको देनी है। ईज़ी है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है?